नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो हम एग्ज़ाम पेपर आज पीजीटी का करने वाले हैं 2004 का, इससे पहले जो मैं एग्ज़ाम पेपर लगभग 5-6 डाल चुकी हूँ, दो या 3 लगभग और रह चुके हैं इसके, वो भी करा दूँगी। उसके बाद फिर आगे की करेंगे। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, लेकिन लंबी क्यों नहीं, ये है 125 क्वेश्चन आपको एक ही उसमें मिलते हैं। 125 के हिसाब से भी आप क्वेश्चन लगाना। देखो, टीजीटी के पीजीटी के सारे क्वेश्चन मिलाना कई हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे भी अगर तुम थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी रोज़ 1-2 घंटा करोगे ना, धीरे धीरे ये भी बहुत तैयारी हो जाती है आपकी लगातार। लेकिन यह है कि लगातार 1-2 घंटे समय हमें देना पड़ता है। ये नहीं कि हमें एक दिन पढ़ लिए 2 दिन नहीं, एक दिन अभी तो एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम आएगा तब तैयारी करेंगे। लेकिन अगर लगातार लगते हैं हम, तैयारी हमारी तभी अच्छे से होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का सिंचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, और जो रामचंद्र शुक्ल ने तो माना है कि ये जनता की चित्तवृत्ति, जनता का झुकाव था इस तरफ, तब ये भक्ति काल आया। ये भक्ति काल से संबंधित है ये पंक्तियाँ। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके तोड़ में हमेशा कौन आए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? रामचंद्र शुक्ल से 2 क्वेश्चन हो गए। देखो, एक पहले था वो और एक ये। तो व्यवस्थित रूप जो हिंदी साहित्य के इतिहास को दिया है वो किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास जो व्यवस्थित इतिहास और एक वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है। इन्होंने कितने कालखंडों में बांटा है? 4 में। ईस्वी में बांटा है या विक्रम संवत में? वो विक्रम संवत में बटे हुए हैं। कितने उत्थान दिए हैं? 3। ठीक है, और भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, और भारतेंदु, द्विवेदी युग और छायावाद युग को किस किस उत्थान में रखा है, ये सारी देख लेना। और प्रथम उत्थान से तृतीय उत्थान का समय भी देख लेना, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो इतिहास ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ये हैं डॉक्टर ग्रेयर्सन, जॉर्ज ग्रेयर्सन। ठीक है, सॉरी दोस्तों। तो इसमें यह है कि जो सच्चे अर्थों में, जैसे पूछ लेते हैं सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तब भी यही है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहले जो काल विभाजन का जो प्रयास किया गया वो इसी इतिहास ग्रंथ में किया गया। और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द स्तवादला लितलेतई एंदोये हिंदुस्तानी। वो किनका है? वो गार्सा तासी का है। वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है सिद्ध साहित्य के विषय में। तो जो कथन सत्य नहीं है, जो सत्य है उन्हें माइंड में बस फिट कर ले करो, जो सत्य नहीं है उसे तो छोड़ो। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन 4 सही होगा। सिद्ध साहित्य का प्रणय पिंगल भाषा में हुआ है। ठीक है, ये गलत है। जो सही है वो देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदा तथा दोहों में हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। कोल ज्ञान निर्णय के रचयिता हैं। तो कोल ज्ञान निर्णय किनकी रचना है? ये मच्छिंद्र नाथ की रचना है। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित कौन सी रचना है? भारतेश्वर, बाहुबली राज, शालिभद्र सूरी की रचना है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ये रासो साहित्य का है। ठीक है, और चारण किसे कहते थे? कमेंट करके मुझे बताना। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांस्कृतायन ने। आदिकाल के सारे नाम देख लेना, रीतिकाल के नाम देख लेना, किसने क्या कहा है। आगे देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन।
इसमें आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो आदिकालीन जो हिंदी काव्य धारा है उसमें उपलब्ध नहीं है, क्या नहीं है, सिख साहित्य। तो ये क्या है, सिख है। ठीक है, तो आदिकालीन में क्या है, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, ये है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। तो हमें अष्टछाप के कवि बताने हैं, तो वो कौन नहीं है, स्वामी हरिदास। ठीक है, अष्टछाप में कितने कवि थे, 8 थे। स्थापना कब की थी अष्टछाप की, 1565 में। किसने की थी, विठलनाथ जी ने। और उसमें 4 जो शिष्य थे बल्लभाचार्य जी के थे, और 4 किनके थे, विठलनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, और बल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन से थे और विठलनाथ जी के शिष्य कौन से थे, इस तरह से अपना याद कर लेना। जैसे सूर, कुमार, परमानंद, कृष्ण, छीत, गोविंद, चतुर्भुज, नंद। ठीक है, इस तरह से अपना याद कर लेना, जैसे भी ट्रिक बना के आप करना चाहें। भीरमा गीत काव्य का मूल स्रोत है। तो भीरमा गीत जो काव्य है इसका मूल स्रोत क्या है, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। तो रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है, तो वो नहीं है राम सीता संवाद का। जो इसमें जो संवाद है इसमें कितने हैं, रामचरितमानस में वो 4 संवाद है, और उसमें सबसे पहला संवाद है शिव पार्वती संवाद है। ठीक है, इसकी जगह जो संवाद है वो तुलसी संत संवाद है। ठीक है, राम सीता की जगह कौन सा संवाद होगा हमारा, तुलसी संत संवाद। केशव कही न जाई क्या कहिए, पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास हैं। गंग कवि का जन्म स्थान है। तो गंग कवि का जो जन्म स्थान है वो क्या है, इटावा है। कहीं कहीं एटा भी दे रखा, जब इसमें ऑप्शन में ही नहीं है एटा तो कहाँ क्या। ठीक है, तो इटावा कही थे गंग कवि, और इटावा का ही देव का आता है, क्योंकि वैसे इसमें सही दे रखा ऑप्शन में कि देव का अगर आएगा तो भी वो इटावा के ही थे देव भी। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। तो तुलसीदास जी ने जो शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए जो ग्रंथ लिखा है वो कौन सा है, वो है हनुमान बाहुक। और ये हनुमान बाहुक किस में है, ये कवितावली में ही है इनका। और जो इन्होंने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखा है तो वो है इनकी विनय पत्रिका। तुलसीदास जी से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आ गए, लेकिन हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता है, इसलिए तुलसी जी को आराम से देखना। इनकी रचनाएं कौन सी रचनाएं हैं, कितनी रचनाएं हैं, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना। साधना की 4 अवस्था है, ये साधना की 4 अवस्था हैं। तो किसकी हैं साधना की 4 अवस्थाएं, ये हैं सूफी साधना की 4 अवस्थाएं जो हैं सूफी साधना की हैं। 2016 में जो क्वेश्चन, इसमें तो देखो ये पुराने क्वेश्चनों से बहुत मदद मिलती है हमें। इससे देखो इसमें ये किसकी हैं 4 अवस्थाएं, सूफी साधना की। कौन कौन सी हैं, शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत। ठीक है, लेकिन 2016 में जो आई थी ये इनमें से 3 दे रखी थी, एक अलग दे रखा था। अब इसमें ये इस तरह से दे दें, तो क्वेश्चन तो वही है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया, लेकिन पुराने क्वेश्चन पेपर से यही फ़ायदा मिलता है कि हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मिलता ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो ये जन्म काल के अनुसार हमें देखने हैं, तो ये हैं रीतिकाल के, और ये हैं घनानंद। इसमें है रहीम, तो रहीम है पहले, ये भक्ति काल के हैं, और ये घनानंद है, ये रसलीन है, और ये ठाकुर है। घनानंद रीति काव्य की किस काव्य धारा के कवि हैं। तो घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं, तो ये रीति मुक्त के हैं। घनानंद, ठाकुर, द्विजदेव, आलम, ठीक है, ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। और इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य वो बोधा और घनानंद, इनसे कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्रेम के पीर के कवि भी घनानंद ही हैं। आगे देखते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है, आचार्य केशवदास जी की रचना है। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है। रीति काल अभी नाम आ गया, और आदिकाल का भी किसने क्या कहा है, तो इसलिए दोनों को अच्छे से देख लेना, नामकरण से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अलंकृत काल किसने किया, मिस्र बंदरों ने। ठीक है, श्रृंगार काल किसने कहा है, विश्वनाथ ने रीति काल को। और रीतिकाल नाम किसने दिया है, ये कमेंट करके आप बताना मुझे। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्व आभास
संलक्षित है, तो वो किस कवि की रचनाओं में मिलता है? छायावाद का पूर्वाभास, यो मिलता है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कविता करके तुलसी नल से, कविता लसी या तुलसी की कला, यह प्रासंगिक उक्ति किसने लिखी है? तो ये किसके द्वारा कही हुई है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की। आगे देखते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसलिए ध्यान करना कि नाम किन के नाम पर पड़ेगा? जो महान होंगे। ठीक है, महावीर, जो महावीर है उन्हीं के नाम पर नाम पड़ेगा। ठीक है, और इन्होंने प्रसाद द्विवेदी ने सबसे बड़ा काम क्या करा था द्विवेदी युग में कि पद मतलब गद्य की भाषा के साथ साथ पद की भाषा भी खड़ी बोली बनाई थी। बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? तो वो किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से हुआ है? तो साकेत की जो कथा है उसका मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से है? लक्ष्मण और उर्मिला से। साकेत किसकी रचना है? प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? उपर्युक्त सभी का है। इसमें छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव। ठीक है, इसमें सभी की मतलब योगदान है इसमें। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? वासुदेव सिंह। ठीक है, और किस काल के हैं ये भी कमेंट करके मुझे बताना। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो लखनऊ में आयोजित जो प्रगतिशील लेखक संघ है इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी प्रेमचंद ने। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, तो इसमें प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन से नहीं हैं हमें बताना है। तो कौन से नहीं है? आज्ञा किस युग के हैं? प्रयोगवाद के हैं। ठीक है, प्रगतिवाद के कौन है? नागार्जुन है, दिनकर है और मुक्तिबोध है। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के जो महिषादल राज्य है उसके मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो इसमें से लंबी कविता कौन सी नहीं है? वो भिक्षुक इनकी लंबी कविता नहीं है। लंबी कविता जो है सरोज स्मृति, कुकुरमुक्ता, राम की शक्ति पूजा, ये तीनों इनकी लंबी कविता हैं। और बताना कि जो राम की शक्ति पूजा है इनके कौन से काव्य संग्रह में संकलित है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अग्रय द्वारा नहीं है? तो अग्रय का कौन सा नहीं है? इसमें से सीढ़ियों पर धूप, ये किसकी रचना है? रघुवीर साय की। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो तार सप्तक के सारे कवि देख लेना। ठीक है, और कितने सप्तक थे? 4 सप्तक थे। तो इसमें तार सप्तक में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें नहीं है रघुवीर साय। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? तो वो भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार वो संपूर्ण साहित्य पर प्राप्त हुआ। और संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से मिलना शुरू हुआ? 1992 से। ठीक है, और 1982 तक महादेवी वर्मा को यामा पर मिला था, उसके बाद से मतलब संपूर्ण साहित्य पर मिलने लगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो रामविलास शर्मा किसके नहीं है? कविता के नए प्रतिमान, ये किसकी रचना है? ये नामवर सिंह की है।
रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो रानी केतकी की कहानी किन की है? इंसाल्ला खां। ठीक है, इसका नाम उदयभान चरित भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि उदयभान चरित किसकी रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? तो इसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला? हजारी प्रसाद द्विवेदी को नहीं मिला, महादेवी वर्मा को यामा पर, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर, सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1800 में हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? खड़ी बोली का विकास करना। ठीक है, और किसने की थी? बेलेजली ने। कहाँ? कलकत्ता में। और इसमें 2 भाषा मुंशी थे, कौन कौन? लल्लूलाल और सदल मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कौन सी नहीं है? नया साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी हैं? अशोक के फूल, कबीर और कुटज, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? सभी भारतीय भाषाओं से। हमारी भारतीय भाषाएं कितनी है इस टाइम? बताना कमेंट करके उसे। ठीक है, कितनी भारतीय भाषाएं? चाक उपन्यास की लेखिका हैं, तो चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा हैं चाक उपन्यास। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? जो घीसू माधव हैं कफन कहानी में, तो वो क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं पैसों का? वो करते हैं पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं। तो वो क्या करते हैं? दोनों काम करते हैं उपर्युक्त। तो ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। और इसकी जो मतलब समय है कफन कहानी का, वो एग्जाम में पूछा गया है, तो वो कौन सा है? 1936। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि का पात्र है। आवारा मसीहा की किस उपन्यासकार की जीवनी है? तो उससे संबंधित है। तो ये आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ये शरद चंद्र की जीवनी है। और किसने लिखी थी? विष्णु प्रभाकर ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किनका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो इसमें देखना है दिव्या यशपाल की रचना है, तमस भीष्म सायनी की रचना है, मैलाचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, बलचनामा नागार्जुन की रचना है। तो ऑप्शन हमारा 2 सही होगा इसमें। निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? तो इसमें मनोविश्लेषण कथाकार कौन सा नहीं है? वो हैं सुदर्शन। ऑप्शन 3 सही होगा। और जो हैं उन्हें देख लेते हैं, इलाचंद जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र। ठीक है, देवराज भी आ जाते हैं। तो अगर इन्हें ध्यान रहेगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो आपका गलत नहीं होगा। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो समास किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो वो है विचारात्मक निबंधों में। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तो विद्यानिवास मिश्र की कौन सी कृति नहीं है इसमें से रचना? तो वो कौन सी नहीं है? रस आखेटक। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र की कौन सी है? तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो ये श्रद्धा और भक्ति से ली गई है। और यह निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मेघदूत काव्य खड़ी बोली में अनुवाद किया है। तो मेघदूत जो काव्य है इसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड के संपादक कौन थे? तो उद्दंड मार्तंड के जो संपादक थे बाबू जुगल किशोर। और इसका ये कैसा पत्र था? साप्ताहिक। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। और कब? 1826 में। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ। तो बंगदूत समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1829 में। ठीक है, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कहाँ से? कलकत्ता से।
भोलाराम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं। तो भोलाराम का जीव कैसी रचना है? व्यंग्य रचना है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। और किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की रचना है। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? ये राम वृक्ष बेनीपुर की रचना है और ये संस्मरण है। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। तो कलम का सिपाही की रचना किसकी है? ये अमृत राय की है। अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। और ये किसके लिए है? प्रेमचंद की जीवनी है। एक कलम का मजदूरों पूछी जाती है इनकी, मदन गोपाल ने लिखी है, वो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी नहीं है इसमें? नेताजी कहिन। और जो है उन्हें देख लेते हैं। भूत के पाँव, बारात की वापसी, निठल्ले की डायरी, ये किन की रचना है? हरिशंकर परसाई की। अब मनोहर श्याम जोशी की, ये जो है ना मनोहर श्याम जोशी की है, नेताजी कहिन। ठीक है। इनकी एक रचना ये पूछी जाती, कुरुकुरु सुहा, किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी की। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन है ये यशपाल की आत्मकथा है। और ये 3 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? 3 खंडों में। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? हिंदू पत्रिका है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक एकांकी के जनक कौन है? रामकुमार वर्मा है। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है। तो नाटक को पंचम वेद किसने माना है? वो भरत मुनि ने। वेद कितने होते हैं? 4। और पंचम वेद किसे माना है? नाटक को माना भरत मुनि ने। काव्य शोभा कराए कर्तरो धर्मा गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है। तो काव्य गुण का यह सूत्र किसने दिया है? वामन ने दिया है। सुखदा खात्म कोरसा कहने वाले आचार्य हैं। तो वो हैं रामचंद गुणचंद। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। तो काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? तो संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें है शैली विज्ञान। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की कितनी संख्या मानी है? तो भरत मुनि ने काव्य के गुणों की संख्या मानी है 10। और वामन ने कितनी मानी है? 20। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रा, निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? तो ये सूत्र तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो ये किसका है? ये भरत मुनि का सूत्र है। ठीक है। और इन्होंने किसको नहीं माना है? स्थाई भाव को नहीं माना है। रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। बिनु पद चले सुनु बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है विभावना अलंकार। और विभावना अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है? मुझे बताना कमेंट करके। विभस रस का स्थाई भाव है। तो विभस रस का स्थाई भाव क्या है? जुगुस्सा है। रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। और क्योंकि कहीं 11 है, कहीं 8, कहीं 9। ठीक है। 9 होते हैं रस हमेशा। करुण के रस राजतत्व का प्रतिष्ठापक है। तो इसमें कौन है? करुण रस की जो स्थापना करी है वो है प्रतिष्ठित करने वाले, वो हैं उत्तर रामचरितम। ठीक है। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। निम्न अंकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो इसमें अलंकार बताना है। तो यह रूनित भ्रत घट बलि, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजरु कुंज समीर। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अभी तो मुकुट बंधा था मात, कली ही हल्दी के हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका बह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार में निहित रस है। तो इसमें रस बताना है। ये पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत की।
और इसमें रस है करुण रस। आगे देखते हैं, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किस उपभाषा की बोली है? ये बिहारी की बोली है। मगही मैथिली भोजपुरी ये बिहारी बोली की है। ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर की बोली कौन सी है? बुंदेली। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से। ब्राह्मण से सिंधी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, शोरसैनी से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? मराठी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, नेट तक के एग्जाम में पूछा गया। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये है शोरसैनी अपभ्रंश से। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी किस में आती है? पूर्वी हिंदी में। ठीक है, अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ताले के पानी पताले गए बेटी पुरइनी, गुई कुमल ही आई हो, गंगा जमुना बिच रेती पड़तू है, कैसे के रचाऊं बिहार रे। उक्त गीत किस बोली का है? तो ये अवधी बोली का गीत है। निम्नलिखित शब्द में कौन देशज है? तो इसमें देशज शब्द कौन सा है? फटाफट। ठीक है, खटाखट, फटाफट ये देशज शब्द है। गोधूम का तद्भव है, तो गोधूम तद्भव है। गोधूम शब्द कैसा है? ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा? गेहूं। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, तो तल्लीन में कौन सा है? तत् प्लस लीन, तल्लीन। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे सज्जन को पूछ लेते हैं, इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। हिंदी का पाणि किसको कहा जाता है? तो हिंदी का पाणि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो इसमें हमें बताना है कि किसका लिंग परिवर्तन नहीं होता। कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? पानी। ठीक है, इनका पता हमें वाक्य में प्रयोग करने से पता चल जाता है कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो इसमें विशेषण उपवाक्य कौन सा है? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो इसमें बताना हमें कि ई प्रत्यय किस में नहीं है? चमेली में नहीं है। कारक के भेद हैं, तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कितने भेद होते हैं? 8। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। तो इसमें से हमें बताना कि योग रूढ़ कौन सा है? तो योग रूढ़ में चक्रपाणी। इसमें सब बहुब्री के उदाहरण आते हैं ज़्यादातर। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो इसमें देशज शब्द कौन सा नहीं है? कंचन। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प है, तो इसमें जो जिसका जन्म पहले हुआ हो क्या कहेंगे? उसे अग्रज। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा, तो महात्मा का सही विलोम क्या होगा? दुरात्मा। महात्मा मतलब महान आत्मा, दुरात्मा मतलब बुरी आत्मा। स्वर संधि के प्रकार हैं, तो स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? वो हैं ये जो सॉरी दोस्तों, स्वर ध्वनि के हमें प्रकार बताना है। इसमें है स्वर ध्वनि, तो स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? 3। देखो बच्चे ज़्यादातर ना इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कि 2 प्रकार होते हैं, कहीं कहीं बुकों में 2 दे रखे हैं, लेकिन ये गलत है। 3 प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन हमारा सही होगा। दीर्घ है, ह्रस्व है और प्लुप्त है, ये तीनों ही स्वर के प्रकार हैं। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए, तो जीतने की इच्छा है मतलब जिगीषा, और जीने की इच्छा जिजीविषा।
निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है, तो इसमें योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज। पंकज शब्द बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो हंस का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? मराल। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है वह आम खाता है। भक्षण करना मतलब खाने के अर्थ में। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपर्युक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नांकित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो अर्थ भी ना बदले और नकारात्मक भी बन जाए वाक्य, तो इसे हमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन 2, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें से उचित बताना है हमें कौन सा वाक्य है? युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है किसकी? भ्रष्टाचार। प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अवार्चिन। शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें शुद्ध रूप बताना है, 4 दिए हुए हैं, तो वह है तादात्म्य। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो इसमें शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? चक्रपाणी। ठीक है, और जो है चक्रपाणी किसका है? विष्णु का पर्यायवाची है। और इसमें दे रखे हैं महादेव, पशुपति और शंकर, ये शिव के पर्यायवाची हैं। चिंता एक है। चिंता क्या है? वाक्यांश में ये स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द है। तो इसमें से बताना कि चिंता क्या है? रोग है, व्याधि है, कष्ट है, क्या है? तो चिंता क्या है? आदि है। आदि और व्याधि 2 होते हैं। आदि जो मतलब हमारी मानसिकता से संबंधित होते हैं, मानसिक पीड़ा से, और व्याधि जो शारीरिक से संबंधित होते हैं। आजनाबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको क्या कहेंगे? आजनाबाहु। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? दिन। दिन निकल गया, तो ये पुल्लिंग है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अदृश्य शत्रु के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरा है, तो इसमें क्या होगा? आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु कौन होता है? आस्तीन का सांप। बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ है क्या? अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, आगे देखते हैं। लट लकार किस प्रकार का बोधक है? तो लट लकार किस काल का बोधक है इसमें? तो लट लकार जो है लिट लकार, तो ये लिट लकार है भविष्य काल का बोधक। और लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार भूतकाल का बोधक होता है। लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। और कौन सा लकार है जो वेदों में प्रयोग किया जाता है? ये कमेंट करके आप मुझे बताना। यदि ए ओ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः आए आए आव आव हो जाता है, तो ये किस संधि में होता है? ये अयादी संधि में होता है। अकाल पीड़ित में समास है। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अनु प्लस एषण, अन्वेषण। ठीक है। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? वो है स्वर संधि से। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। ठीक है, और संधि कितनी होती है हमारी? 3। स्वर, विसर्ग और व्यंजन संधि। और यण मतलब यण संधि तो किसका भेद हो गई इसमें? स्वर संधि का। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, जिसके दोनों ही पद प्रधान हो। सर्वस्व रूप है, तो सर्वस्व रूप किसका है? षष्ठी का, षष्ठी विभक्ति का। सर्वस्व रूप किसका है? षष्ठी विभक्ति का। तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है
किसमें, चाहिए का अर्थ में। और तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है के लिए, वो इससे पहले वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। नबोड़ा का संधि विच्छेद है न प्लस ऊड़ा, नबोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? तो इसमें कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? वो है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की रचना है। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ये कालिदास की रचनाएं हैं तीनों। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? बृहत्त्रयी में कौन सा नहीं आता? कुमार संभवम नहीं आता। तो इसमें कौन सा आता है? किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम, ये तीनों महाकाव्य हैं। रजत तरंगड़ी रजत तरंगड़ी किस कवि की रचना है? तो ये किसकी है? कल्लड़ की रचना है। काव्य की रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए हैं? तो महाकवि माघ में कौन से 3 गुण हैं? वे हैं उपमा, अर्थ गौरव व पद लालित्य। ठीक है, ये तीनों गुण किस में पाए जाते हैं? माघ में पाए जाते हैं। उपमा के लिए कालिदास, अर्थ गौरव के लिए भादवी और पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं। और ये तीनों गुण मिलते हैं माघ में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसमें कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्रम और भवभूति की रचना है मालती माधव। दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा? 3 सही होगा। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। तो जगन्नाथ शब्द में सही संधि कौन सी है? तो वो है व्यंजन संधि। सज्जन, जगन्नाथ, ये शब्द बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, आज हमारे 125 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट हो गए हैं। और जो इसके बाद के लगभग 2 हो रहे हैं, 3, 2 और 2000, 2003, 2002 और 2000, ये 3 क्वेश्चन पेपर हो रह गए, उन्हें डालूंगी। उनमें शायद 85 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें 125 है ना, तो उसमें 85 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, वो पढ़ते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। थोड़ा थोड़ा भी अगर करोगे तब भी काफ़ी कुछ, मतलब ये सोचो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें 125 क्वेश्चन तो ये हैं, कुछ अपने 125 ही आप करोगे। रोज़ भी अगर 400-500 क्वेश्चन भी आप पढ़ते हैं तो वो भी मायने रखते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।